दोस्तों 22 नवंबर 2022 को एक फायरिंग इंसिडेंट में फॉरेस्ट गार्ड समेत 6 लोग मारे जाते हैं मेघालय के वेस्ट जेंटिया हिल्स के मुकरो गांव में। बताया जा रहा था कि मरने वालों में 5 लोग मेघालय स्टेट से थे और एक फॉरेस्ट गार्ड आसाम के थे। दोस्तों ये पूरा फायरिंग इंसिडेंट टिम्बर वुड्स की स्मगलिंग करके ले जा रहे ट्रक के वजह से हुआ और दोनों स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि आसाम पुलिस को फायरिंग करने से अपने आप को रिस्ट्रेन करना चाहिए था। और उन्होंने ये भी कहा कि इस फायरिंग इंसिडेंट का मेघालय और आसाम के बॉर्डर डिस्प्यूट से कोई कनेक्शन नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि करीबन 50 साल पहले जब मेघालय आसाम से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना, तब से ही आसाम और मेघालय में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है जो आज तक रिजॉल्व नहीं हो पाया है। दोस्तों मिनिस्टर्स लेवल चाहे कितना भी कहें कि ये जो इंसिडेंट है उसका कनेक्शन मेघालय और आसाम के बॉर्डर डिस्प्यूट से नहीं है, पर कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट ने इनडायरेक्टली दोनों स्टेट्स के बॉर्डर डिस्प्यूट्स को फिर से लाइमलाइट में कर दिया है। फिर से दोनों स्टेट्स के बीच बॉर्डर में टेंशन्स क्रिएट हो गई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं इस इंसिडेंट से जो दोनों स्टेट्स के बीच जो टॉक्स चल रही थी बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए वो इफेक्ट ना हो जाए। दोस्तों अगर मिनिस्ट्रियल लेवल्स पर टॉक्स की बात की जाए तो पास्ट में भी ऐसी बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए हैं इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, पर कोई सॉलिड सॉल्यूशन नहीं मिला। पर अगर रिसेंट में बात की जाए तो जुलाई 2021 से मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड सांगमा और आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने बहुत सारी राउंड ऑफ टॉक्स में पार्टिसिपेट किया है ताकि वो सक्सेस मिल सके इन बॉर्डर्स के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं वो दो डिफरेंट रीजन्स, दो डिफरेंट स्टेट्स या दो डिफरेंट कंट्रीज के बीच हो सकते हैं। पर अगर मेघालय की बात की जाए तो मेघालय तो इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले आसाम का ही हिस्सा हुआ करता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो एक अलग स्टेट बन गया? ऐसा क्या हुआ कि उसको एक अलग स्टेट बनाने की मांग की गई? तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे क्यों, कब और कैसे मेघालय आसाम से हटके एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना। और दोस्तों मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी कि स्टेटहुड मिलने के बाद भी ऐसा क्या हो गया कि इतने सारे जो डिस्प्यूट्स थे इन दो स्टेट के बीच आ गए और ऐसा क्या हुआ कि अभी भी ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। पर दोस्तों आज के वीडियो में हम अपने पहले टॉपिक के बारे में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था तब आसाम एक बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था। आज के टाइम के जो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश स्टेट हैं, ये सब आसाम का ही हिस्सा हुआ करते थे। आसाम के हिली स्टेट्स के तरह इनकी पोजीशन थी। पर दोस्तों 1920s के टाइम से ही जो वहाँ पे कम्युनिटीज़ थी, वहाँ पे जो लोग थे, ट्राइबल पीपल थे, उनको लगने लगा कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट होगा, आज़ाद होगा, तब आसाम एक अलग स्टेट बन जाएगा। उसके अपने कस्टम्स होंगे, कल्चर्स होंगे, ट्रेडिशंस होंगे, पर उनके कल्चर्स का क्या होगा जो आसाम से अलग है। तो इसलिए उन्होंने अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस, अपने लाइफस्टाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अलग स्टेट के बारे में सोचा। और यही सोच फिर आने वाले टाइम में बहुत बड़े मूवमेंट और बहुत बड़े प्रोटेस्ट में बदल जाती है। दोस्तों आज जो आप अलग अलग स्टेट के बारे में जानते हैं, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तो ये सब उन लोगों के द्वारा हुआ जो जिन लोगों ने अपने हिली स्टेट्स को एक इंडिपेंडेंट स्टेट, एक स्टेटहुड दिलाने के लिए बहुत लंबा स्ट्रगल किया। ऐसी ही एक लॉन्ग टाइम स्ट्रगल स्टोरी है मेघालय की आसाम से हटकर एक नए इंडिपेंडेंट स्टेट बनने के बारे में, जिसके बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों आज के टाइम में जो मेघालय स्टेट है वो इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले आसाम का ही एक हिस्सा हुआ करता था। पर वहाँ के जो कम्युनिटीज़ थी, वहाँ के जो ट्राइबल पीपल थे, सिविलियंस थे, उनको लगता था कि अगर जो मेघालय वाला रीजन है वो आसाम के अंदर ही रहा तो जो मेघालय हिली स्टेट्स के जो रीजन्स हैं उनके अपने कल्चर्स, उनके अपनी आइडेंटिटी, कस्टम्स कहीं ना कहीं ओवरशैडो हो जाएगी। और यही सोच 1947 आते आते बहुत बड़े मूवमेंट, प्रोनाउंस मूवमेंट का रूप ले लेती है। दोस्तों सबसे पहले जो मेघालय के काशी जेंटिया हिल्स के जो काशी कम्युनिटीज के लोग थे उन्होंने ये बात सोची और एयर 1923 आने आने तक काशी नेशनल दरबार का फॉर्मेशन भी कर लिया गया। ये एक यूनियन था ताकि लोग इससे जुड़ें और अपने यूनिक काशी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करें। फिर दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे फेडरेशंस, बहुत सारे काउंसिल्स बनाए गए। ऐसे ही दोस्तों फिर जो गैरो हिल्स के जो गैरो कम्युनिटीज के लोग थे उनको भी ये बात सोची
कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद उनका क्या होगा, उनके कस्टम्स कल्चर्स का क्या होगा। वो भी अपने कल्चर को, वो भी अपने कस्टम्स को प्रोटेक्ट करना चाहते थे और आसाम के साथ मर्ज होकर नहीं रहना चाहते थे। इसलिए 1946-1947 में उन्होंने भी अपनी कॉन्फ्रेंसिंग करना शुरू कर दिया और 1946-47 में जीएनसी गैरो नेशनल काउंसिल का फॉर्मेशन किया गया। दोस्तों फिर ऐसे ही जो जेंटिया कम्युनिटीज़ के लोग थे उन्होंने भी अपने काउंसिल बनाना शुरू किया, फेडरेशन बनाना शुरू किया ताकि वो भी अपने हिली स्टेट्स के लिए स्टेटहुड की मांग करें। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे जो कम्युनिटीज़ के लोग थे उन्होंने अपने अपने स्तर पे मूवमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया। पर हिस्टोरिक डे तब आया जब 1 सितंबर 1947 को जेंटिया नेशनल कांग्रेस ने फेडरेशन ऑफ काशी से जुड़ने का डिसाइड किया। दोस्तों जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था तो वैसे वैसे जो काशी, जेंटिया और गैरो हिल्स कम्युनिटीज़ के लोग थे जो अभी तक अलग अलग होकर अपने हिल स्टेट्स के लिए स्टेटहुड डिमांड कर रहे थे, उनको ये बात समझ आने लगी कि अगर उनको स्टेटहुड चाहिए तो उनको अलग अलग होकर नहीं, एक साथ होकर फाइट करना पड़ेगा, तभी उनको स्टेटहुड मिलेगी। उन सबको यूनाइटेड होना पड़ेगा। और इसी बीच जब अगस्त 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलता है तो इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद आसाम इन सारे हिल स्टेट्स को अपने अंदर एसिमिलेट करने की डिज़ायर रखता है और साथ ही आसाम गवर्नमेंट आसामीज लैंग्वेज को एज अ स्टेट लैंग्वेज बनाने का भी डिज़ायर रखती है। दोस्तों अगर ऐसा होता तो फिर सारे हिल स्टेट्स को ये अडॉप्ट करना पड़ता। इसलिए ये जो सारी कम्युनिटीज़ थी वो एक साथ आई और उन्होंने इस लैंग्वेज बिल का एक साथ होकर प्रोटेस्ट किया और फिर इस इशू को हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी भेजा गया। पर अनफॉर्चुनेटली उस समय इस इशू पे कोई सिग्निफिकेंट एफर्ट्स नहीं दिखाए गए थे। दोस्तों फिर एयर 1954 में कैप्टन विलियमसन ए सामा जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर थे गैरो हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, वो फील्ड में आते हैं। कैप्टन विलियमसन ए सामा को मेघालय के स्टेटहुड गेन करने के मूवमेंट में एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फिगर माना जाता है। वो बहुत सारी मीटिंग्स करते हैं जैसे कि टूरा रीजन में मीटिंग, शिलोंग में मीटिंग्स, और इन सभी मीटिंग्स में लोगों को एनकरेज करते हैं कि वो अपनी रेशियल आइडेंटिटी, अपने कल्चर, कस्टम्स और ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करें। उनकी स्पीचेस हिल मूवमेंट्स को इनिशिएट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन का काम करती हैं। दोस्तों ये 1955 की शुरुआत से ही लोकल लीडर्स और हिल लीडर्स का बहुत बड़ा इमर्जेंस दिखने लगता है जिसमें वो सेपरेट हिल स्टेट के लिए लोकल पीपल को एजुकेट और इन्फॉर्म करने लगते हैं। इसी टाइम में नो हिल स्टेट नो रेस्ट जैसे कई स्लोगन्स लोकल पीपल द्वारा सुनाई देने लगते हैं और 1960 आते आते आसाम और बाकी के हिल स्टेट्स में भी काफ़ी फ्रिक्शन बढ़ने लग जाता है। दोस्तों इन सभी मूवमेंट्स को और स्ट्रेंथन करने के लिए जो लोकल पार्टी के लीडर्स थे या हिल स्टेट्स के जो लीडर्स थे वो सब आपस में एकजुट होके या यूनाइटेड होके एक बहुत बड़ी पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम रखा जाता है APHLC, ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस। दोस्तों फिर 24 नवंबर 1960 को APHLC के लीडर्स उस समय के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिलते हैं और उनके सामने एक मेमोरेंडम पेश करते हैं ईस्टर्न फ्रंटियर स्टेट्स के फॉर्मेशन के बारे में। पर नेहरू जी उनके इस मेमोरेंडम को एक स्कॉटिश पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से रिजेक्ट कर देते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों स्कॉटिश पैटर्न के अकॉर्डिंग मेघालय को बहुत कुछ ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस तो मिलती है पर उसको एक सेपरेट स्टेट और एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा नहीं दिया जाता है। इसलिए APHLC के लीडर्स नेहरू जी के इस प्लान को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर ऐसे कई मेमोरेंडम्स APHLC के लीडर्स नेहरू जी के सामने आने वाले टाइम में पेश तो करते हैं पर जो नेहरू जी थे वो सारे मेमोरेंडम्स को अपने किसी दूसरे प्लान से काउंटर कर देते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट था कि मेघालय को एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनना चाहिए, उसको आसाम के गवर्नेंस के अंदर ही रहना चाहिए और उसको एक नया इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं होना चाहिए। पर फिर जब 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो एक बार फिर से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आसाम में काम किया जाता है। पर दोस्तों इस बार भी गवर्नमेंट का यही माइंडसेट था कि इन सब हिल स्टेट्स को आसाम से सेपरेट ना किया जाए, इन सब हिल स्टेट्स को आसाम के गवर्नेंस में ही काम करना चाहिए और उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। दोस्तों गवर्नमेंट द्वारा अपने बहुत सारे प्रपोजल्स, अपने बहुत सारे मेमोरेंडम्स रिजेक्ट करने की वजह से जो APHLC के लीडर्स थे वो गवर्नमेंट के खिलाफ डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस करना चाहते थे। इसलिए 9 और 10 सितंबर 1968 को NVDA नॉन वायलेंट डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है
जिसमें हड़ताल, सत्याग्रह और दूसरे फॉर्म्स के नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट शिलोंग के आसाम सेक्रेटेरिएट के सामने परफॉर्म किए जाते हैं। दोस्तों फिर भी गवर्नमेंट द्वारा कोई अप्रोप्रिएट स्टेप्स न लेने की वजह से ये प्रोटेस्ट वापस से अक्टूबर 1969 में बहुत बड़े स्केल में किए जाते हैं। दोस्तों जब गवर्नमेंट को लगने लगता है कि अब ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होने वाले हैं, इन प्रोटेस्ट के ओवरबर्डन के वजह से फाइनली 15 दिसंबर 1969 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आसाम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय बिल पारित कर देती है, जिससे इन सारे हिल स्टेट्स को पूरी तरीके से ऑटोनॉमी मिल जाती है। और फिर 26 दिसंबर 1969 को इस बिल को प्रेसिडेंट से भी सहमति मिल जाती है। और फिर दोस्तों 2 अप्रैल 1970 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी खुद मेघालय का एक इंडिपेंडेंट स्टेट या ऑटोनोमस स्टेट के फॉर्म में उद्घाटन करती हैं। और नवंबर 1970 आते आते लोकसभा में भी मेघालय को एक इंडिपेंडेंट स्टेट दिलाने का डिक्लेरेशन दे दिया जाता है। और फाइनली बहुत सारे स्ट्रगल और बहुत सारे एफर्ट्स के बाद 21 जनवरी 1972 को मेघालय को एक फुली फ्लेज्ड स्टेट के रूप में डिक्लेरेशन दे दिया जाता है, उसको एक फुली फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। तो दोस्तों ये तो था मेघालय की फॉर्मेशन की हिस्ट्री के बारे में। और अगर दोस्तों आपको फिर उसके बारे में और कुछ जानना है तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जिसको पढ़ के आप और इस बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं, अपना नॉलेज इन्हेंस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।